प्रिय मित्रों, आज जो मैं केस आपको बताने वाला हूँ वह कोल्हापुर से है। और ये केस मैंने रिटायरमेंट के बाद किया। 17 तक लोग मुझे बुलाते रहे और जहाँ भी संभव हुआ वहाँ मैं गया, क्योंकि मेरा अपना खुद का जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट था एज ए वाइस चांसलर और एक यूनिवर्सिटी को स्थापित करने का, एसजीटी यूनिवर्सिटी को स्थापित करने का एज ए फाउंडर वाइस चांसलर, वह मेरा काफ़ी समय लेता था और उसके साथ में ही मुझे परमिशन भी मिलना थोड़ी मुश्किल हो जाती थी और स्टेट लेवल पे बहुत काम करना पड़ता है, इसलिए अक्सर मुझे चंडीगढ़ के चक्कर भी काटने पड़ते थे, इसलिए समय निकाल पाना मुश्किल होता था। पर इस केस में मुझे जो रिक्वेस्ट की गई वो ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई जिसको मैं मना नहीं कर सकता था। उनसे मेरी पहली मुलाकात बॉम्बे में हुई थी। उसके बाद उन्होंने मुझे और अनुपमा को सांगली में बुलाया, जो आईपीएस की एसोसिएशन की मीटिंग थी वहाँ बॉम्बे की, उसमें उन्होंने मुझे निमंत्रित किया। और अब उन्होंने इस केस में एक केस के लिए, वस्तुतः ये 3 केस थे और इन 3 केसों के लिए मुझे उन्होंने आमंत्रण दिया और साथ में उन्होंने अनुपमा को भी बुलाया। अनुपमा के डीएनए के काम से जो उन्होंने सांगली में प्रेजेंट किया था वो काफ़ी प्रभावित हुए थे उससे, और इसलिए वो चाहते थे कि डीएनए एनालिसिस की भी आवश्यकता पड़ सकती है किसी में भी इन तीनों केसेस में, इसलिए आप दोनों वहाँ पे आए। हम दोनों वहाँ पहुँचे, यहाँ से पूना और पूना से आगे उनकी गाड़ियाँ थी और उसमें हम फिर कोल्हापुर पहुँचे। कोल्हापुर के केस की कहानी इस तरह से है कि वहाँ पे एक गोविंद पानेसर नाम के एक जाने माने व्यक्ति थे, जो वस्तुतः लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बड़े पुराने कार्यकर्ता थे। वह अपने समय में प्रसिद्ध थे। वहाँ पहुँचने पर जिससे भी बात हुई तो सब लोगों को अंदाज़ा लग गया कि मैं उसी केस में आया हूँ, तो वो उसी केस की चर्चा करना चाहते थे। इतना चर्चित केस ये वहाँ का था। वैसे यह एक नेशनल लेवल की न्यूज़ थी, जो हमारे सारे नेशनल न्यूज़ में गोविंद पानसरे करके, और दूसरा नरेंद्र ढाबोलकर जो इनके ही मित्र थे, इन्हीं की तरह वो भी राष्ट्रनिष्ठ थे और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता थे और एंटी हिंदू सेंटिमेंट रखते थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम भी हामिद ढाबोलकर रखा हुआ था। वो आज भी वहाँ एक नेता है। इनको भी हिंदुओं की परंपराओं से काफ़ी चिढ़ थी। पक्के लेफ्टिस्ट थे, गवर्नमेंट की हर स्थिति में विरोध करते थे और जितने भी हिंदू धर्म की कुरीतियाँ, जिन्हें हम कह सकते हैं, या कुछ को जिनको वो कुरीतियाँ समझते थे, उनका विरोध निरंतर रूप से करते रहते थे। हिंदुत्व के वो बहुत अगेंस्ट थे और जो वहाँ पे स्टेट लेवल पे शिवसेना का हिंदुत्व था उसको भी बहुत वो डिसलाइक करते थे। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो लोग कहते हैं कि वहाँ की बेस्ट सेलर थी, लेकिन मुझे नहीं लगता वो बेस्ट सेलर थी। वो बेस्ट सेलर अमंग लेफ्टिस्ट रही होगी। वो तो ये शिवाजी कौन होता है। इस बुक से कारण काफ़ी लोग उनको जानने लगे और भी उन्होंने बहुत सी राशनलिस्ट बातें जो है हिंदू धर्म के विश्वासों के
विश्वासों में जो निहित रहती हैं उनका अत्यधिक विरोध किया करते थे, और वो कम्युनिस्ट और या कम्युनिज्म को ही या सोशलिज्म को ही एकमात्र साधन मानते थे समाज के सुधार का। इस कारण प्राय वो हर व्यक्ति से कन्फ्रंटेशन में रहते थे। इसलिए ये मुझे एहसास हुआ वहाँ जा कर के, जब बात करते थे लोगों से बातचीत हो ही जाती है तो सब लोग उनके बारे में कोई पॉजिटिव बोलने वाला मुझे नहीं मिला, सब लोग नेगेटिव ही उनके बारे में बात करते थे। ऐसा उनका रेपुटेशन था, और ऐसी ही रेपुटेशन नरेंद्र दाभोलकर की, ऐसी ही रेपुटेशन गौरी लंकेश की, और ऐसी की ऐसी जो रेपुटेशन जो है एक कालबर्गी करके थे उनकी भी थी, कलबर्गी करके थे उनकी भी थी। तो ये सब तीनों चारों जो लोग हैं वो एक ही ग्रुप के माने जाते थे, और इनमें से 3 की हत्या हो चुकी थी। नरेंद्र दाभोलकर की भी मृत्यु हो चुकी थी, गौरी लंकेश की भी मृत्यु हो चुकी थी, और इन पानेसर की भी मृत्यु हो गई। और तीनों को मारने का एक ही ढंग था, एक ही मोडस ऑपरेंडी था, वही गोली से मारना। इसलिए इन सब केसेस को डिस्कस करना मेरे साथ बॉम्बे पुलिस ने ठीक समझा, और मुझे स्पेशल रूप से बुलाया गया, और मैं अनुपमा वहाँ पहुँचे। सब केसेस के बारे में बारी डिस्कस किए गए, उनकी सारे पेपर्स अवेलेबल थे। मैंने वहाँ पुणे पहुँच करके, मेरे एक जो छात्र जो है वो वहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे उस वक्त आर्मी मेडिकल कॉलेज में, तो मैंने उनसे संपर्क किया, और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं भी साथ चलूँगा। मैंने बिल्कुल थोड़ा आनंदित हो गया, क्योंकि वो भी कार्य करने में बहुत अच्छे थे, सक्षम थे, तो मैंने उनको भी अपने साथ में ले लिया। तो इस तरह से वो कर्नल, उस वक्त शायद कर्नल ही थे वो, तो कर्नल मैं भी नाम बताऊंगा उनका, वो मेरे साथ हो गए, अनुपमा हो गए, हम हो गए, और तीनों वहाँ कोल्हापुर पहुँचे। कोल्हापुर में हमने सबसे पहले वहाँ की फॉरेंसिक साइंस टीम जो उनके केस में इन्वॉल्व थी उनसे डिस्कस किया, क्योंकि जो फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड है उनको डिस्कस करना बहुत आवश्यक होता है, और वही हमने किया। और वही गेस्ट हाउस में जहाँ हमें ठहराया गया था, वहीं हमने पहली मीटिंग्स उनके साथ में की, और हर पहलू को, उनके क्लोथ्स के एग्जामिनेशन का, हर चीज़ का वहाँ पे समझा। और कहानी इस तरह से सामने आई कि 16 फरवरी 2015 को लगभग 9:15 के बीच में मिस्टर गोविंद पानसरे अपनी पत्नी के साथ ये सुबह रोज़ मॉर्निंग वॉक पे ये जाया करते थे, और वो मॉर्निंग वॉक पे निकले, और मॉर्निंग वॉक करके जब वो घर के पास आए, तब मोटरसाइकिल पर दो युवक उनके पास आए, और आते ही उन्होंने पूछा, मोरे कुथे रहत, यानी महाराष्ट्रियन में इसका हिंदी में मीनिंग हुआ कि मोरे साहब कहाँ रहते हैं। तो इन्होंने जवाब दिया कि हमें नहीं पता कि मोरे साहब कहाँ रहते हैं। इसके बाद में, जवाब सुनने के बाद में, उन्होंने इन पे गोलियां दागी। जो पानसरे थे उनको गोली लगी गर्दन में, और दूसरी गोली जो है उनको चेस्ट में लगी, और वहीं कोलैप्स हो गए। उनकी वाइफ को सिर में गोली लगी। इस तरह से वो फायर करके वहाँ से चल दिए, और उन गोलियों के निशान जो पास में पास की दीवार से वो जा रहे थे, उस पर भी दिख रहे थे हमारे जाने तक। खैर, इन दोनों को वहाँ पे अस्तर आधार
मीन्स हॉस्पिटल था वहीं पे अस्तर आहार हॉस्पिटल वहीं कोल्हापुर में, उसमें एडमिट करवाया गया। और उसमें दोनों की स्थिति बहुत जब ख़राब हो गई और वो डॉक्टर्स ने सोचा कि हम नहीं इनको मैनेज कर सकते, तो उनको बाय एयर जो बीच कैंडी हॉस्पिटल बॉम्बे में है वहाँ ले जाया गया। बीच कैंडी पे ही 20-21 जनवरी के आसपास जो मिस्टर गोविंद पानसरे हैं उनका देहांत हो जाता है और 21 तारीख को उनका क्रेमेशन भी वहीं कर दिया जाता है, 21 फरवरी को। लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो होश में आ गई धीरे धीरे। पहले तो बेहोशी थी, उनको भी हेड में ही गोली लगी थी, लेकिन धीरे धीरे होश में आ गई। और मार्च आते आते यानी कि 4-5 मार्च को उनको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया हॉस्पिटल में, एक डिस्चार्जेबल कंडीशन डिक्लेयर करते हुए, और वो घर आ गई। जब इनके बारे में डिटेल में उनसे पूछा गया पुलिस ने और दूसरों ने, तो शुरू में तो वो कुछ डिटेल से नहीं बता पाई क्योंकि उनको हेड इंजरी थी, बुलेट इंजरी हुई थी, तो मेमोरी वगैरह इतनी परफेक्ट तब तक नहीं आई थी। पर कुछ समय बाद उन्होंने जो बात मैंने आपको बताई, कहानी बताई, वही बात बताई कि ऐसे जब वो सुबह वापस अपने घर के आसपास तक पहुँचे तो वहाँ पे 2 लड़के जो है वो मोटरसाइकिल पे आए और उन्हें पूछे मोरे कुत्थे राहत, और जब उन्होंने नहीं उसका बता पाए तो उसके बाद उन्होंने फायर किया। इस मौत को इससे पहले हुई जो डाबोलकर के नरेंद्र डाबोल की डेथ जो पूना में हुई थी उससे जोड़ा गया, क्योंकि उसमें भी एग्जैक्टली सिमिलर मोडस ऑपरेंडी के साथ में उनकी डेथ हुई थी। ये क्योंकि अपने एंटी हिंदू स्टांस और लेफ्टिस्ट स्टांस के लिए जाने जाते थे, तो ये बहुत से लोगों ने ये समझा, पुलिस ने भी शुरू में समझा और लोगों ने भी जो उनकी पार्टी के लोग थे, कि यह निश्चित रूप से जो वहाँ पे सनातन संस्था नाम की एक संस्था थी, एक संगठन था जिसमें हिंदूवादी लोग उसको ज्वाइन करते थे, उन लोगों ने मारा है। उन लोगों ने बिल्कुल इनकार किया। काफ़ी अच्छे नंबर में उनके पूरे महाराष्ट्र में फॉलोअर्स हैं, और वो इस बात से नाराज़ भी हुए कि आप हम पे क्यों एलिगेशन लगाते हैं। वो एंटी हिंदू अगर थे तो वो थे, उसमें हमें नहीं मारा है। तो इस तरह की बात उसमें चलती रही। फाइनली पुलिस ने को कुछ एविडेंसेस मिली, वो इस आधार पे कि एक समीर गायकवाड़ करके एक लड़का था। ऐसा पुलिस का कहना है कि वो जब अपनी एक गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था जो बॉम्बे में रहती थी, उस वक्त बात करते वक्त उनको इंटरसेप्ट में जब किया गया तो उसमें गायकवाड़ ने कहा कि मैंने इसको मारा है, इस तरह का उसने इंडिकेशन दिया। बाद में उसका एक कहना था कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो सिंपली एक बॉस्ट कर रहा था जैसे वो मर गया, या कई बार लोग कह देते हैं एक दृष्टांत के रूप में। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैंने उसको मारा। ऐसा न्यूज़पेपर के हिसाब से एक खबर बनती थी जो उसी दिन निकला था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। खैर, उनको पकड़ा गया, पकड़ के उन पर लगाया गया और ये समझा गया कि वह डाबोलकर की, गुलबर्गी की और गौरी लंकेश प्लस गोविंद पानसरे की डेथ के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन सब का मोडस ऑपरेंडी एक है। लेकिन खूब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी जो पुलिस है वो कहीं कोई तार ऐसा नहीं मिला पाई, कहीं कोई एविडेंस ऐसी नहीं कर पाई। हालांकि हम लोगों ने इसमें बहुत काम किया, वहाँ पे उनके क्लोथिंग्स का और सब कुछ है। इन चारों के केसेस की जो फाइलें थी
उनकी कॉपियाँ अवेलेबल थी, हमको सबको देखा गया, उनके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, एनालाइज किया गया। बहुत ही मन लगा करके हमने उनकी क्लोथिंग्स में भी जो बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स थे वहाँ पे उन सब के साथ मीटिंग्स की, और 2 दिन तक हम लोग सारे फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में लगे रहे। ये केस भी रेफरेंस में साथ में आते रहे, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वहाँ पे हमारा गोविंद जो पानसरे थे उन्हीं का केस था और उसी पे हम केंद्रित कर रहे थे। लेकिन एट द सेम टाइम पेरिफरी में उन केसेस में को भी रूल आउट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका भी मोडस ऑपरेंडी एक है, सो एक ही था, सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी भी चर्चा हो ही जाती थी। खैर अंत तो गत्वा उनको समीर गायकवाड़ के अगेंस्ट में हमारी सब एनालिसिस के और सब उसके आधार पे शुरू में तो उनको लगा कि जैसे हर चीज़ मेल खा रही है, हर चीज़ वैसी ही है जैसा कि हम लोग डिस्कस करके जो ओपिनियन वहाँ पे दिए गए हैं पोस्टमार्टम पे, उनके क्लोथिंग्स के और फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स पे, लेकिन कोई सब्सटेंशियल प्रूफ न मिलने के कारण फाइनली उनको छोड़ दिया गया। उसके उपरांत क्या हुआ कि इसका मुझे इतना अधिक मालूम नहीं है और मैंने भी चेक करने की कोशिश नहीं की, ईमानदारी से कहूँ तो, कि वस्तुतः फिर अंत में इन केसेस का क्या हुआ। तो ये थी कहानी कोल्हापुर की। कोल्हापुर में हमने लक्ष्मी माता के दर्शन किए और मंदिर वगैरह जो वहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध हैं उनके दर्शन वगैरह करके, और हम लोग फिर वहाँ से वापस पूना, और पूना से फिर हम लोग दिल्ली वापस आ गए। तो यह थी कहानी कोल्हापुर की, जो बहुत ही अच्छी रही। कोल्हापुर इलाका है जहाँ पे प्राइड मराठा रहते हैं और लोगों को अपने मराठा होने का बहुत ही वहाँ पे प्राउड भी है, और अच्छे लोग हैं बहुत सारे के सारे, बड़े व्यवस्थित जगह है और व्यवस्थित ही वहाँ पे हर काम है। कोल्हापुर की चप्पलें बहुत मशहूर है पूरे भारत में, किसी समय में आज भी बहुत चलते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।